जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ फिजिक्स मैराथन का अगला चैप्टर, जो कि अल्टरनेटिव करंट। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि मैं कंटिन्यू फिजिक्स मैराथन में मैं 1 बाय 1 टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ, जो सीआरपीएफ के रेडियो ऑपरेटर, रेडियो फीटर और साइफर, इन तीनों में पूछा जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट हम फिजिक्स कराने वाले हैं। और आज के इस टॉपिक में हम लेकर के आए हैं अल्टरनेटिव करंट का चैप्टर। इसमें हम सबसे पहले आपको थ्योरी देंगे इसका कुछ, जिससे आपको समझने में आसानी रहे, और उसके बाद में हम फाइनल इसका एमसीक्यू देंगे, जिसमें आपका इसका पूरा निचोड़ निकल जाएगा। तो इसको क्या करना है, शुरू से लेकर के आप अंत तक देख लेते हैं, तो आपका जो है अल्टरनेटिव करंट से जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में वो छूटेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इसको। उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपका इसका स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप अगर मास्टर ई बुक लेते हैं तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप जल्दी से जल्दी, अगर अभी भी मास्टर ई बुक नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिए, ताकि आप इसको पढ़ेंगे और इसको रिवाइज करने के लिए स्टडी मटेरियल तो होना चाहिए, जिसके वजह से आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो आपको ज़रूर ही लेना चाहिए। बाकी सारे भी स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही दे रहे हैं। ये तो एक पार्ट है उसका, हम A to Z मास्टर ई बुक में देते हैं, तो उसको ज़रूर SubExam.com से जा कर के लीजिए। चलिए हम आज का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट का जो यूनिट है सबसे पहला AC फंडामेंटल। ठीक है, जो हमारा AC फंडामेंटल है इसको हम स्टार्ट करेंगे, और इसमें देखेंगे शॉर्ट कंसेप्ट समरी। पहले अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। ठीक है, करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसका टाइम के साथ में इसका जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही चेंज होते रहता है, क्योंकि इसका रिपल जो बनते रहता है, वेव जैसा इसका करंट होता है। तो हमेशा उसका डायरेक्शन चेंज होता है, हमेशा उसका मैग्नीट्यूड कभी माइनस में जाता है, कभी पॉजिटिव में जाता है। तो इस हिसाब से चेंज होते रहता है। ठीक है, देखिए हमारे पास में इमेज नहीं है, नहीं तो आपको इमेज के थ्रू भी समझा सकता है, लेकिन हमें लगता है कि आप लोग इतने तो जानकार होंगे कि आपको एसी करंट तो कभी ना कभी देखा ही होगा। तो साइंस से पढ़े हैं तो इतना तो पता ही है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, चाहे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा कि ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप हमारे पेड सब्सक्राइबर होने चाहिए, जो कि प्रीमियम जो मास्टर ई बुक लिए होंगे, तो हम बिल्कुल ही समझा देंगे। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले फार्मूला जो है हमारा अल्टरनेटिंग करंट का। तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू है या एम्पलीट्यूड बोल लीजिए, एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू का मतलब क्या है, जो सबसे हमारा जो मैग्नीट्यूड जो है उसका ज़्यादा होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एम्पलीट्यूड मतलब हाइट, नॉर्मल हाइट होता है जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होता है ना। तो माने चलिए रिपल बनता है, जैसे माने चलिए एसी का रिपल बनता है ऐसे वेव फॉर्म में। तो एक नीचे में आता है, एक ऊपर में जाता है, फिर एक नीचे में आता है, एक ऊपर में जाता है। तो माने चलिए ऊपर वाला जो हो गया, जो उस वहाँ से अगर हम मापते हैं तो वही हमारा एम्पलीट्यूड होता है, वो ऊपर से लेकर नीचे तक, और वही सबसे टॉप वाला हमारा पीक वैल्यू होता है। तो वही हमारा पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड दोनों एक टाइप में समझ लेते हैं। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू एंगुलर, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसका जो फॉर्मूला आएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ इक्वल टू 2 पाई टी भी होता है। ठीक है, मान के चलिए आपको टाइम निकालना है तो इस वाले फ्रीक्वेंसी से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है, अगर मान के चलिए 2 पाई एफ इक्वल टू 2 पाई बटा में टी हो गया, तो एफ इक्वल टू कितना हो गया, 1/t हो जाएगा। इससे भी देख सकते हैं, ये वाला भी फार्मूला देखा जाता है कि जैसे नंबर ऑफ़ टर्न्स निकालना है उसमें, नहीं नंबर ऑफ़ टर्न्स दूसरा हो गया, छोड़िए इसको। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का देख लीजिए जो फार्मूला, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज जो होगा, और टी जो होता है टाइम पीरियड होता है। ठीक है, यहाँ पर ईएमएफ ऑफ सोर्स एसी देखते हैं। तो यहाँ पे ई इक्वल टू ई नॉट साइन अकोस्ट में ओमेगा टी हो जाता है, जहाँ पर ई नॉट जो है पीक ईएमएफ होता है। जैसे पीक हमारा करंट है उसी हिसाब से पीक ईएमएफ होता है ये। और एवरेज मीन्स वैल्यू ऑफ एसी द स्टेडी करंट दैट सेंट द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज द एसी इन हाफ द टाइम पीरियड। ठीक है,
A steady current that sends the same amount of charge as the AC in half the time period। ये इसको छोड़िए, यहाँ पर फार्मूला जो है ना आई एवरेज का, यहाँ पे देख लीजिए, जो कि 2/पाई होता है इनटू पीक वैल्यू जो है आई का, जिससे आई नॉट हो गया। तो जो आई एवरेज अगर निकालना होगा तो आपको सीधे कैलकुलेशन यहाँ पे है 0.637 इंटू आई नॉट, जो कि हमारा पीक वैल्यू होता है। यहाँ पर एक और देखना है कि एवरेज वैल्यू ओवर ए साइकिल, ओवर ए फुल साइकिल इज 0 होता है। अगर फुल साइकिल है तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फिर RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर द स्टडी करेंट दैट प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज द AC इन द सेम रेजिस्टेंस एंड टाइम। यहाँ पर देखिए द स्टडी करेंट दैट सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज द AC इन हाफ टाइम द पीरियड, ठीक है। ये दोनों का स्टेटमेंट है, इसको याद रखना है। यहाँ पे RMS निकालने के लिए आई नॉट बटा में √2 इस फॉर्मूला भी पूछ देता है उसमें। तो यहाँ पर देखिए 0.707 इंटू आई नॉट हो जाएगा। सिमिलरली आई अगर यहाँ पे EMF RMS निकालना होता है तो 0.707 ई नॉट 0.707 ई नॉट होता है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट करके AC एमीटर एंड वोल्ट मीटर रीड RMS वैल्यू, दे आर कॉल्ड हॉट वायर मीटर। ओके, चैप्टर आगे देख लेते हैं AC थ्रू रजिस्टर। यहाँ पर शॉर्ट कंसेप्ट समरी यहाँ पे देख लेते हैं। बिहेवियर व्हेन AC वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस ए प्योर रजिस्टर, ठीक है। तो करेंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, तो फेज डिफरेंस जो है 0 डिग्री हो जाता है। करेंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, फेज डिफरेंस जो होता है 0 डिग्री हो जाता है, इसको याद रखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एट एवरी स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले फार्मूला से आप समझ सकते हैं कि I = V/R होता है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड क्या है, उसका वैल्यू है, मान चलिए, है ना, I का वैल्यू मान चलिए 5 है, तो वो हमारा वैल्यू ही उसका मैग्नीट्यूड है। तो ये किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाता है, जो कि ओम्स लॉ यहाँ पर अप्लाइड होता है। यहाँ पर देखते हैं AC थ्रू इंडक्टर। इंडक्टर क्या है, इंडक्टर एक प्रकार का कॉइल है ना, कॉइल को ही इंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है DC हमेशा ही मतलब कि DC जैसा बिहेव करता है, DC को ज़्यादा प्रेफर करता है इंडक्टर, ध्यान रखिएगा, इसको L से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर इसका बिहेवियर देखते हैं। व्हेन AC फ्लो थ्रू ए प्योर इंडक्टर वोल्टेज लीड द करेंट बाय 90 डिग्री। वोल्टेज जो है 90 डिग्री से लीड करता है और करेंट लैग जो है वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इंडक्टिव रिएक्टेंस, जैसे रिएक्टेंस पे भी यहाँ पे समझ लेते हैं। रिएक्टेंस क्या है, मतलब एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। मान के चलिए इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस पैदा होता है वही रिएक्टेंस एक प्रकार से विरोध ही मान चलिए रिएक्टेंस का। तो एक्सएल बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस को, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू AC, है ना। तो जो AC में मान चलिए अगर AC इंडक्टर से हम पास करते हैं तो ये उसको विरोध करता है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू AC। ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। फार्मूला क्या होता है, XL = ω/L, और ω/L भी पूछता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछता है XL = 2πfL। ये आपको याद रखना है। पीक करंट जो होता है, इस मान चलिए आपको पीक करंट पूछ दिया, तो यहाँ पे I0 = X0 डिवाइडेड बाई XL हो जाता है, E0 डिवाइडेड बाई XL। XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। यहाँ पे DC बिहेवियर है फॉर DC F = 0, XL = 0, ठीक है। DC बिहेवियर में देख लीजिए, इंडक्टर बिहेव शॉर्ट सर्किट फॉर DC। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, मतलब ओपन पाथ होता है, मतलब वहाँ पे पास करेगा। ये एक प्रकार से जो है इंडक्टर जो होता है DC को पास करता है और AC को ब्लॉक करता है ना। और वहीं पे कैपेसिटर का हम देखे थे कि जो है कैपेसिटर AC को पास करता है और DC को ब्लॉक करता है। एक चोक कॉइल देख लेते हैं। कॉइल जो भी होता है वही इंडक्टर होता है एक प्रकार से। चोक कॉइल क्या है, एन इंडक्टर यूज्ड टू कंट्रोल करंट इन AC सर्किट विदाउट मच पावर लॉस। एन इंडक्टर यूज्ड टू कंट्रोल करंट इन AC सर्किट विदाउट मच पावर लॉस, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं AC थ्रू कैपेसिटर।
तो कैपेसिटर से अगर एसी को पास करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं बिहेवियर कैसा होगा। व्हेन एसी फ्लो थ्रू ए प्योर कैपेसिटर करंट लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री और वोल्टेज लैग करंट बाय 90 डिग्री। एक्सी मतलब क्या हो गया कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का मतलब वही कि अपोज करेगा उसको, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू एसी। फॉर्मूला इसका हो जाएगा एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा/c। इसका एक्चुअल में याद क्या रखना है, 1/2 पाई FC है ना। पीक वैल्यू इसका निकालने के लिए E0/XC हो जाता है। XC जो है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया। डीसी बिहेवियर क्या होता है, फॉर डीसी F इक्वल टू 0 और XC इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाता है। तो कैपेसिटर जो है बिहेव एज ए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मीन्स शॉर्ट सर्किट होता तो ये पास करता, लेकिन ओपन सर्किट है तो ब्लॉक करेगा इसको। सबसे इम्पोर्टेंट LR, CR एंड LCR सर्किट ये जो आ गया हमारा, तो यहाँ पर LCR सर्किट हमको पढ़ने को मिलेगा, इससे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखते हैं LR सीरीज सर्किट, ठीक है। तो वोल्टेज लीड करंट बाई एंगल थीटा, तो फेज एंगल कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू XL/R, ठीक है। तो R जो है रेजिस्टेंस है और XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πfL/R। तो इसको सबसे ज़्यादा क्या याद करके रखना है आपको, tan थीटा इक्वल टू XL/R। इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस जो होता है Z हो गया, और ZLR इक्वल टू ये √R² प्लस XL²। इस फॉर्मूला ही याद रखना है क्योंकि फॉर्मूला ही पूछता है डायरेक्ट। और फेज एंगल का आपको ध्यान रखना है। CR सीरीज सर्किट में वोल्टेज लैग करंट बाई एंगल थीटा हो गया, तो फेज एंगल कैसे निकालना है, XC/R चाहे XL/R, और उसी हिसाब से यहाँ पर 1/2πfCR हो जाता है। इम्पीडेंस भी इसी हिसाब से देख लो, इसको याद करते चलना है। टोटल LCR में टोटल जो इम्पीडेंस है ये याद कर लेना है, Z इक्वल टू √R² प्लस पोस्ट में XL-XC², ठीक है। फेज कॉज देख लेते हैं, इफ़ XL XC से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन XC वोल्टेज लीड करंट इंडक्टिव सर्किट। मान चलो कि अगर कॉइल बड़ा है, अगर कैपेसिटर छोटा है, तो यहाँ पर क्या करेगा, कॉइल का ही फेवर में लेगा ना, इंडक्टर के फेवर में लेगा ना, उसी हिसाब से। दूसरा नंबर पॉइंट है, XL अगर ग्रेटर नहीं है, उससे लोअर है, ठीक है, देन XC। XL जो है लोअर देन XC, करंट लीड वोल्टेज कैपेसिटिव सर्किट, मतलब कि कैपेसिटर की तरह ज़्यादा बिहेव होगा, झुकाव ज़्यादा होगा। माने चलिए XL जो है कम रहता है, तो XL का थोड़ा सा माने चलिए कॉइल वहाँ पे कम रहेगा, तो उसका प्रभाव कम रहेगा और कैपेसिटर का ज़्यादा रहेगा, मतलब AC को ज़्यादा पास करेगा, है ना, और DC को ब्लॉक करेगा। यहीं पर अगर XL इक्वल टू XC होता है, तो यहाँ पर रेजोनेंस होता है। वोल्टेज एंड करेंट आर इन फेज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इम्पीडेंस इज मिनिमम, करेंट इज मैक्सिमम, ठीक है। इम्पीडेंस इज मिनिमम एंड करेंट इज मैक्सिमम। मान चलिए रेजोनेंस सर्किट में हम देखने को मिलता है XL इक्वल टू XC। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। ज़्यादा समझ में नहीं आया, इतना ज़्यादा जितना फार्मूला दिया है सबको याद कर लेना है, और जो कुछ जैसे ये सब बता रहा हूँ, फेज कॉजेज है ना, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये हम ऑब्जेक्टिव में क्लियर कर लेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए सीरीज रेजोनेंस पढ़ते हैं। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस का टॉपिक जो है समझ लेंगे बाद में, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस में जो होता है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस और जो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो जो होता है XL इक्वल टू XC हो जाता है, तो वही हमारा सीरीज रेजोनेंस में होता है। और यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंस में ही वही होता है, मतलब हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर हो जाता है, तो रेजोनेंस हो जाता है। यहाँ पर सीरीज रेजोनेंस में हम देखते हैं तो F0 इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो हमारा हो जाता है 1/2π/LC हो जाता है, इसको याद रखना है। और कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, इम्पीडेंस इज मिनिमम होता है सीरीज रेजोनेंस में, करंट जो है मैक्सिमम हो जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट मैक्सिमम करंट एट रेजोनेंस, मतलब सीरीज रेजोनेंस में ज़्यादा करंट को ये एक्सेप्ट करता है। पैरेलल रेजोनेंस देख लेते हैं,
कंडीशन एक्सएल इक्वल टू एक्सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वही हो जाएगा एफ नॉट इक्वल टू 1/2f अंडर एल सी। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, एम्पीडेंस वहाँ यहाँ पर मैक्सिमम होता है और सीरीज में मिनिमम होता है, और करंट जो है मिनिमम होता है यहाँ पर और वहीं सीरीज में मैक्सिमम होता है, और कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट इसको बोलते हैं, पैरेलल रेजोनेंस को। यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे फीचर हो गया, तो कनेक्शन देखते हैं सीरीज रेजोनेंस में। तो कनेक्शन किस हिसाब से किया रहता है, तो एक प्रकार से सर्किट होता है, इसका फिगर के हिसाब से हम अगर समझाएं तो जैसे मान चलिए कि यहाँ पर रजिस्टर का जो रहता है एक बैटरी से जुड़ा हुआ रहता है। तो आप लोग देखे होंगे, जैसे मान चलिए एक ओम्स लॉ पे कोई फॉर्मूला आता है, क्या बोलते हैं, कोई न्यूमेरिकल आता है, तो उसमें एक फिगर दिया रहता है जिसमें एक साइड से बैटरी जुड़ा रहता है और उसमें कुछ रजिस्टर जुड़े रहते हैं। उसी प्रकार का एक सर्किट ले लेते हैं, ठीक है। और जैसे मान चलिए सीरीज में जैसे जुड़ा रहता है रजिस्टर R1 R2 R3 ऐसे करके, उसी हिसाब से ये भी जुड़ा रहता है, ठीक है। उसी हिसाब से LCR, L क्या है इंडक्टर है, C क्या है कैपेसिटर है, और R क्या है रजिस्टर है। ये तीनों एक साथ मतलब जुड़े रहते हैं सीरीज में, ठीक है, कनेक्शन सीरीज रेजोनेंस में। और वहीं पर पैरेलल रेजोनेंस में हम देखते हैं तो L और C और R जो है ये पैरेलल में जुड़ा रहता है। जैसे मान चलिए कि रजिस्टर में हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल अगर हमारा रजिस्टर पे यहाँ पे अगर जोड़ते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि एक R1 ऊपर रहता है, उसके नीचे एक लाइन में रहता है R2, उसके नीचे एक लाइन में रहता है R3, है ना, इस हिसाब से जुड़ा रहता है। उसी हिसाब से LCR होता है, मतलब R1 की जगह पे L हो गया और R2 के जगह पे मान चलिए C हो गया, R3 की जगह पे हो गया R, है ना। तो ऐसे मतलब पैरेलल में अज्यूम कीजिए सीरीज और पैरेलल कैसा होता है रजिस्टर, उसी हिसाब से यहाँ पे समझ लीजिए कि R1 R2 और R3 है, ठीक है। इस हिसाब से पैरेलल रेजोनेंस में जुड़ा रहता है। नेम जो है इसका इसको एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम करंट को ये पास करता है यहाँ पर जो सीरीज रेजोनेंस है। और यहाँ पर जो है पैरेलल रेजोनेंस में रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। और इम्पीडेंस जो होता है यहाँ पर सीरीज रेजोनेंस में मिनिमम होता है और यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंस में मैक्सिमम होता है। यहाँ पर देखते हैं करंट जो होता है मैक्सिमम होता है सीरीज रेजोनेंस में, और यहीं पर हम पैरेलल रेजोनेंस में देखते हैं तो ये मिनिमम होता है। एप्लीकेशन प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ रिसीवर होता है और आउटपुट ऑफ RF एंड टैंक सर्किट, इसको छोड़ दीजिए, 14 पॉइंट आप लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिल्टर के बारे में। तो फिल्टर क्या होता है, फिल्टर एक प्रकार से AC को DC में कन्वर्ट करता है, इसको याद रखिएगा। फिल्टर क्या होता है, AC को DC में कन्वर्ट। मान चलिए अगर फिल्टर से हम AC करंट को गुजारते हैं तो DC में बदल जाता है। फिल्टर एक प्रकार से वही चीज़ है, जैसे कि मान चलिए फिल्टर कई प्रकार के होते हैं, लो पास फिल्टर हो गया, हाई पास फिल्टर हो गया, बैंड पास फिल्टर हो गया और बैंड स्टॉप फिल्टर हो गया। मान चलिए लो पास फिल्टर अगर बोल दिया तो ये पासेज लो फ्रीक्वेंसी और रिजेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी। मतलब लो पास में क्या होता है, इंडक्टर जो है ना, इंडक्टर को हम सीरीज में जोड़ते हैं, जिसमें हम सीरीज में जोड़ेंगे वही जो सीरीज में हम जोड़ेंगे सबसे ज़्यादा मेन रोल जो है उसी का रहता है। तो मान चलिए हम सीरीज में जोड़ेंगे तो अगर उससे हम कोई करंट फ्लो करते हैं तो इंडक्टर क्या है, DC को पास करता है और AC को ब्लॉक करता है। तो क्या करता है, AC को पास ही नहीं होने देता वहाँ से। तो इस हिसाब से लो पास फिल्टर मतलब लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है, और हाई पास फिल्टर जो होता है इसमें हाई फ्रीक्वेंसी को करता है और लो फ्रीक्वेंसी को रोक देता है, क्योंकि सीरीज में जो है यहाँ पर कैपेसिटर लगा होता है और इसके वजह से यहाँ पर कैपेसिटर क्या करता है, AC को पास करता है, और जो रहता है क्या बोलते हैं इंडक्टर, वो जो लगा रहता है यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं नीचे साइड में लगा रहता है, जो ग्राउंड कर देता है। और बैंड पास फिल्टर क्या होता है, स्पेसिफिक बैंड को मतलब यहाँ पे पास करता है और बाकी को रिजेक्ट कर देता है। मान चलिए 1 से लेकर के 5 तक बताया गया, तो 1 से लेकर के 5 तक को पास करेगा, बाकी को रिजेक्ट कर देगा, है ना, बाकी को रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर बैंड स्टॉप। बैंड स्टॉप क्या है, बैंड स्टॉप फिल्टर क्या है, रिजेक्ट स्पेसिफिक बैंड और पासेज अदर। मतलब इसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक बैंड जो होता है उसको मतलब रिजेक्ट कर देता है, बाकी सभी को पास करता है।
इसमें बस इतना ही याद रखना है, ये कोई बहुत आप लोगों के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, फ़िल्टर है ना, बस फ़िल्टर के यही रखना है कि फ़िल्टर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, अब इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव करंट। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, बी, तो हमेशा चेंज होता है पीरियोडिकली, मतलब टाइम के साथ हमेशा चेंज होता है। मैग्नीट्यूड माने चलो कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, तो चेंज ही हो रहा, और डायरेक्शन जब ऊपर जाएगा तो अलग डायरेक्शन रहेगा, हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन अलग होता है, ठीक है। सीधा लाइन में तो चलता नहीं है एसी करंट, है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द फार्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस एसी करंट इज कितना हो जाएगा, तो इसको सीधे रटना है, बी हो जाएगा I = I0 sin ओमेगा टी। तीसरा नंबर, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी बाई, मतलब ओमेगा और एफ में रिलेशन पूछ रहा है, तो हमारा फार्मूला ही हमें याद है कि हमारा आंसर है ओमेगा = 2/2πf, है ना। तो इसको याद रखना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला। द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ फुल साइकिल। तो फुल साइकिल में हम लोग क्या देखे थे कि इसका जो था फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू जो होता है 0 हो जाता है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम देखते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल में हमारा जो रहता है इसका एवरेज वैल्यू जो होता है आई एवरेज = 0.637 × I0 होता है, ठीक है, जो कि पीक वैल्यू है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द RMS वैल्यू ऑफ एसी इज कॉल्ड। द क्या होता है, RMS वैल्यू क्या होता है, ये सी आंसर हो जाता है, जो कि वर्चुअल वैल्यू होता है। जो RMS वैल्यू जो है वही मतलब उसका वर्चुअल वैल्यू ही होता है, ठीक है। तो द RMS वैल्यू ऑफ एसी इज कितना होता है, तो ये RMS वैल्यू का अगर निकालना होगा तो ये हमारा हो जाता है जैसे कि IRMS = 0.707 × I0, ठीक है। अब माने चलिए इसमें आपको क्वेश्चन भी दे देगा कि पीक वैल्यू दे देगा, तो IRMS निकालने के लिए कह देगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा फार्मूला लगा देना है, IRMS = 0.707 × I, पीक वैल्यू दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। एसी आमीटर एंड वोल्ट मीटर रीड, कौन रीड करता है, तो सी हो गया RMS वैल्यू को। वोल्ट मीटर किसको रीड करता है, RMS वैल्यू को रीड करता है। यहाँ पर इन प्योर रजिस्टर एसी सर्किट वोल्टेज एंड करेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इन प्योर रजिस्टर एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट जो होता है इन फेज 0 डिग्री होता है। और यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन अ प्योर इंडक्टर एसी सर्किट, प्योर इंडक्टर एसी सर्किट रहेगा, ठीक है। द वोल्टेज कितना पर होगा, तो बी हो जाएगा लीड करंट बाई 90 डिग्री। और 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द फार्मूला फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया तो एक्सएल हो जाएगा, और एक्सएल = 2πfl होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसको याद रखना है, हमेशा ही पूछता है, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फॉर DC द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज कितना होता है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ये हो जाता है जो कि 0, मतलब DC के लिए रिएक्टेंस नहीं होता है, AC के लिए रिएक्टेंस होता है, मतलब इंडक्टर में। तो इंडक्टर क्या करता है, DC को पास करता है। अब मान के चलिए यहीं पर कैपेसिटी रिएक्टेंस देख लेता तो इनफाइनाइट हो जाता है यहाँ पर, है ना, DC के लिए। AC के लिए पूछता तो वो 0 रहता। यहीं पर अगर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन अ प्योर कैपेसिटर AC सर्किट द करेंट, प्योर कैपेसिटर AC सर्किट में तो करंट क्या करता है, बी आंसर हो जाएगा लीड वोल्टेज बाई 90 डिग्री। तो यहाँ पर 14 नंबर देखते हैं, द फार्मूला फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, XC = 1/2πfc होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन में फॉर DC द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज कितना होता है। तो DC के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है ये हो जाता है बी आंसर, जो कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, मतलब 100% उसका विरोध करता है, पास ही नहीं होने देता है कैपेसिटर, ठीक है। इसके वजह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस DC के लिए इनफाइनाइट हो जाता है। अब वही AC के लिए होता तो 0 होता, ठीक है। 16 नंबर, ए चोक कॉइल इज इन
इज एन इंडक्टर यूज टू। तो चोक कॉइल क्या होता है? चोक कॉइल इज एन इंडक्टर यूज टू क्या करता है? ब्लॉक डीसी कम्प्लीटली नॉट, ये नहीं होगा, डीसी को तो ये पास ही करता है। और इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल करेंट इन एसी विदाउट मच पावर लॉस। ठीक है, एसी को कंट्रोल करता है, एसी को मतलब पास नहीं होने देता। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द इम्पीडेंस ऑफ एन LR सीरीज सर्किट। तो इसका इम्पीडेंस जो देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो को याद रखना है आप लोगों को, √R² प्लस XL²। ठीक है, इन LR सर्किट, ठीक है, LR सर्किट में द फेज एंगल इज गिवन बाई, द फेज एंगल आपको क्या करना है? tan थीटा इक्वल टू XL/R, ये हमारा हो जाता है। इस पर हमारे को आता भी है, मान चलिए XL दे दिया और R दे दिया, और आपको बोलेगा कि थीटा का वैल्यू निकालो, तो क्या करना है? tan थीटा इक्वल टू ऐसा ही देगा कि जैसे कि थीटा का मान वहाँ पे आ जाएगा। tan थीटा मान से 45 डिग्री आ गया, तो tan कट जाता है, थीटा के इक्वल टू 45 डिग्री, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। इसका आंसर हो गया सीधी सीधी, तो ये फार्मूला ही दे रहा है। ठीक है, द इम्पीडेंस ऑफ CR सीरीज सर्किट इज कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा Z इक्वल टू √R² प्लस XC²। उसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन LCR सर्किट, तो LCR सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस कितना हो जाएगा? तो ये आंसर इसका हो जाएगा √R² प्लस कॉस्ट में XL-XC और फिर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन LCR सर्किट इफ़ XL इक्वल टू XC द सर्किट इज सेड टू बी रेजोनेंस होता है, यही रेजोनेंस के बारे में पूछेगा, तो XL इक्वल टू XC होता है। ठीक है, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एट रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट द इम्पीडेंस कितना होता है? तो हम देखे थे यहाँ पर जो इम्पीडेंस होता है B हो जाएगा, मिनिमम होगा सीरीज में, सीरीज रेजोनेंस में, और वहीं पर करंट रखता है तो मैक्सिमम होता है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देते हैं। एट रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट द करंट इज मैक्सिमम। देखो हम पहले बोले मैक्सिमम होता है, और वो स्टेटमेंट हम देखे थे ना सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस वाला, वही वाला यहाँ पर पूछ रहा है। 24 नंबर देखते हैं। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट, इसका आंसर हो जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने का, तो F0 इक्वल टू 1/, ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए क्या लिखा है। ठीक है, 25 नंबर का देखते हैं। ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट जो होता है तो उसको एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, और वही पैरेलल वाला तो रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं उसको। 26 नंबर देते हैं। इन अ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट द इम्पीडेंस इज कितना हो जाता है? तो ये मैक्सिमम होता है, और सीरीज में कितना होता है? मिनिमम होता है। इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट द करंट कितना होता है? तो ये मिनिमम होता है करंट, सीरीज में मैक्सिमम होता है। 28 नंबर देखते हैं। अ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ये क्या बोलते हैं? पैरेलल को रिजेक्टर सर्किट, जो कि ऊपर में हम सीरीज को एक्सेप्टर सर्किट बोल रहे थे। 29 में देखते हैं। विच फिल्टर पासेज लो फ्रीक्वेंसी एंड रिजेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी, तो कौन सा, जो मान चलिए लो है तो लो फ्रीक्वेंसी पास करेगा तो लो पास फिल्टर हो जाएगा, वही हाई रहेगा हाई पास करेगा तो हाई पास फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, विच फिल्टर पासेज हाई फ्रीक्वेंसी, तो हाई पास फिल्टर हो जाएगा। और यहाँ पर 31 देते हैं। विच फिल्टर पासेज ओनली स्पेसिफिक, तो ये हमारा हो जाएगा बैंड पास, और यहाँ पर बैंड स्टॉप जो होता है वो एक स्पेसिफिक को वो क्या करता है? स्टॉप करता है, बाकी को पास करता है। तो यहाँ पर 32 नंबर देते हैं। विच फिल्टर रिजेक्ट स्पेसिफिक बैंड फ्रीक्वेंसी, जो बैंड स्टॉप होता है। 33 देखते हैं। इन अ लो पास फिल्टर द इंडक्टर इज प्लेस्ड इन, तो लो पास फिल्टर में जो है इंडक्टर क्या रहता है? लो पास फिल्टर है, तो लो पास फिल्टर में हमको क्या करना है? लो पास में कम करंट को पास करना है ना, लो फ्रीक्वेंसी को पास करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इंडक्टर को, जो सीरीज में रहेगा उसी का ज़्यादा मेन रोल रहता है, तो हमको सीरीज में जो इंडक्टर है उसको लगाना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सीरीज विथ द आउटपुट। 34 नंबर देखते हैं। इन हाई पास फिल्टर द कैपेसिटर प्लेस्ड इन सीरीज, हाई पास में हाई फ्रीक्वेंसी पास करना है, तो माने चलिए उसमें हाई कैसे जाएगा? कैपेसिटर को लगाना पड़ेगा तभी तो जाएगा हाई, अगर इंडक्टर लगा देंगे तो ब्लॉक करेगा, एसी ही पास करना है। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा सीरीज विद द आउटपुट। अब कुछ न्यूमेरिकल आ गया। 35 नंबर देते हैं, इफ़ एन एसी सर्किट हैज़ एक्सएल इक्वल टू 20 ओम और रेजिस्टेंस जो हो गया 20 ओम, तो फेज एंगल निकालना है इन एसी सर्किट। तो फेज एंगल इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा इक्वल टू 20 आपका हो जाता है एक्सएल बाई आर होता है ना। तो एक्सएल बाई आर माने चलिए एक्सएल दिया है 20 ओम और यहाँ पर क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस भी दिया है 20 ओम। तो 20 ओम बाई 20 ओम कट के 1 आ गया। अब 1 क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है। तो tan और tan कट गया तो थीटा का मान कितना हुआ, 45 डिग्री। तो आंसर भी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ एन एसी सर्किट हैज़ एक्सी इक्वल टू 20 ओम एंड रेजिस्टेंस इक्वल टू 20 एम, तो फेज एंगल कितना होगा, तो वही सेम ही रहता है tan थीटा इक्वल टू एक्सी बाई आर। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 बाई 20 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी tan थीटा tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो tan कट जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। इन LCR सर्किट इफ़ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी द सर्किट बिहेव लाइक, माने चलिए एक्सएल हमको ज़्यादा है वहाँ पर, तो एक्सएल जब ज़्यादा होगा तो डीसी करंट को ज़्यादा पास करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा। मतलब किसके फेवर में रहेगा, इंडक्टर के फेवर में रहेगा। जो सबसे ज़्यादा बड़ा वो उसी का वैल्यू वहाँ पे चलेगा, दबदबा है कि नहीं। तो यहाँ पर एक्सएल जो है इंडक्टर है, तो इंडक्टर के जैसा ये बिहेव करेगा, इंडक्टिव सर्किट के जैसा। इन LCR सर्किट एक्सएल जो है यहाँ पर एक्सी ग्रेटर देन है एक्सएल के, तो एक्सएल जो है छोटा है, तो ये छोटा है, तो जो बड़ा है उसका चलेगा पावर। तो यहाँ पर जो है कैपेसिटिव सर्किट का चलेगा। तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। यहीं पर 39 है, द वैल्यू ऑफ RMS वोल्टेज फॉर 220 वोल्टेज AC मेन्स। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि मेन वोल्टेज इज ऑलवेज गिवन एज RMS वैल्यू। तो यहाँ पर जो अगर AC मेंस अगर पूछ दिया तो AC मेंस का मतलब ही होता है इस RMS वैल्यू ही उसका मेंस वैल्यू होता है। ठीक है। तो यहाँ पर 220 वोल्टेज ही हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, इफ़ द पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज इज 311 वोल्ट, द RMS वैल्यू कितना होगा। तो पीक वोल्टेज क्या है, I0 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 311 वोल्ट। तो हमारा क्या रहता है, IRMS निकालने के लिए 0.707 इंटू पीक वैल्यू होता है, तो मल्टीप्लाई कर दें 220 वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कुछ फार्मूला है जो कि हम इसको देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम फार्मूला देख लेते हैं AC करंट का। AC करंट का जो फार्मूला होता है, तो I इक्वल टू I0 जो कि पीक वैल्यू है इंटू साइन ओमेगा t हो जाता है। ठीक है। एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में अगर देखते हैं तो हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू I एवरेज इक्वल टू 0.637 इंटू I0 जो कि पीक वैल्यू है। और यहीं पर RMS वैल्यू देखते हैं, तो RMS वैल्यू IRMS इक्वल टू 0.707 इंटू I0 हो जाएगा। ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस देखते हैं तो XL इक्वल टू 2πfL हो जाएगा। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखते हैं तो XC इक्वल टू 1/2πfC हो जाता है। ठीक है। ध्यान रखना है। LR इम्पीडेंस कितना होता है, तो Z जो है इम्पीडेंस होता है ZLR इक्वल टू √R² प्लस XL स्क्वायर। ठीक है। वहीं पर CR रिएक्टेंस जैसे कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इम्पीडेंस अगर पूछ रहा है, तो यहाँ पर ZCR क्या हो जाएगा, √R² प्लस XC स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर LCR इम्पीडेंस अगर पूछ दिया तो यहाँ पर Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछ दिया तो यहाँ पर F0 इक्वल टू 1/2π√LC हो जाता है। यहाँ पर फेज एंगल पूछता है, तो अगर मान के चलिए फेज एंगल कैपेसिटिव इंडक्टेंस दिया है तो XL/R और इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है तो XL/R हो जाएगा। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया है CR में कैपेसिटिव रिएक्टेंस में, तो फेज एंगल tan थीटा इक्वल टू XC/R हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो था अल्टरनेटिव करंट का जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि इससे आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे और इसी से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो आपको जितना चीज़ हम बताएं उस सारे कॉन्सेप्ट को याद करना है
और पिछले भी बार LCR से आया था क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है इससे। इसका जितना फॉर्मूला है और न्यूमेरिकल इस पे जो भी हमने बताया उसको अपने जहन में बैठा के रखना है और उसका प्रैक्टिस करना है, ताकि आपसे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे अगर इससे आ जाए तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप अभी तक से मास्टर ई बुक नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।